नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग सेकंड ग्रेड के पेपर सॉल्व कर रहे थे और एक बार बीच में थोड़ा रुक गए थे। आज हम जो सेकंड ग्रेड के 3-4 पेपर और बचे हैं उनको पूरा करेंगे। उसके बाद हम जो मैटर है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो हम पेपर का मतलब सारा निचोड़ समझ लो आप, और बाकी आगे आने वाले एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो चीज़ हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 से, क्योंकि पहले हमने देख रखे हैं काफ़ी क्वेश्चन, मतलब 176। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है, कबीर के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। एकदम सही बात है। वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से अप्रभावित रहे। नहीं, ये गलत है। ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद से क्या थे कबीर? प्रभावित थे। ठीक है ना, एक मिनट है थोड़ा। शंकराचार्य से क्या थे? प्रभावित है, तो इन्होंने अप्रभावित लिख दिया, इसलिए गलत है। ठीक है, कबीर रामानंद के शिष्य थे। एकदम सही बात है। इन्होंने भाषा सौष्ठव की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, ये बात भी सही है। ठीक है, भाषा सौष्ठव की तरफ ध्यान नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है ना, ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, रामचरितमानस के बाल कांड में इनमें से कौन सा प्रसंग समाहित नहीं है? बाल कांड में कौन सा प्रसंग नहीं है? ठीक है, तो देखो सती का मोह है कि नहीं है? धनुष भंग ये भी है, और सीताराम विवाह ये भी है, और राम राज्याभिषेक की तैयारी ये नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताओ? राम राज्याभिषेक की तैयारी बाल कांड में प्रसंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 109 नंबर, देखो नंद द्वार रत ठाडो बहुरी सखी सुपलक सूत आयो परियो संदेह उर गाडो। यहाँ सुपलक सूत किसके लिए प्रयुक्त हुआ बताओ? अरकुर अकूर जी के लिए, उद्धव के लिए, या भोरा के लिए, श्री कृष्ण के लिए? तो बताओ सुपलक सूत किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। किसके लिए? उद्धव के लिए। सही है? नहीं, गलत है। उद्धव के लिए क्या आया था? उपंग सूत। तो सुपलक सूत अकूर जी के लिए आया था। ठीक है, कई बार क्या थोड़ा दिमाग लगा लिया करो आप भी। ठीक है, इनके लिए क्या है? सुफलक सूत, और उद्धव के लिए उपंग सूत। उपंग सूत किसके लिए आया था? उद्धव के लिए आया था। ठीक है, उपंग सूत ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ बैठावे तित बैठूं, जहाँ बैठावे तित बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। उक्त पंक्ति में मीरा का कौन सा भाव व्यंजित हुआ है बताओ? दीनता, निराशा, अनन्य समर्पण, किंग कर्तव्य विमूढ़ता। तो कौन सा हुआ है? अनन्य समर्पण का भाव व्यंजित हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये बिहारी का है, वो नायिका वाला है ना। ये क्या कह रहा है? जूती जोन में मिली गई नेक न होती लखाई, सौंदे के डोरे लगी अली चली संग जाई। हो ना, कि युवती चांदनी रात में मिल गई, दिख नहीं रही है, वो सुगंध के सारे सारे उसकी सखी नायिका के साथ चल रही है, ऐसा कुछ करके हैं। तो ये पूछ रहा है कि इस दो में कौन सी नायिका का चित्रण हुआ बताओ? पुरोहितपति का, खंडिता, शुक्लाभिसारी का, कृष्णाभिसारी का? तो कौन सी नायिका? शुक्लाभिसारी का नायिका का चित्रण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, बाकी कोई जरूरी नहीं, अच्छा लगे तो ही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा है ना आज के थोड़ा अलग सिस्टम है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, एडजस्ट करना आप। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुध बुध नहीं उसमें उठा, खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह पास हूँ। कुरुक्षेत्र की उक्त पंक्तियाँ किस चरित्र की मनोदशा को व्यक्त कर रही है? तो ये युधिष्ठिर की मनोदशा को व्यक्त कर रही है। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन ये डिलीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो डिलीट हुआ तो उसे नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। 114 नंबर देखो, असाध्य वीणा का संगीत सुनते ही राजा को क्या अनुभव हुआ बताओ? राजा को क्या अनुभव हुआ? उन्हें अपनी महानता का बोध हुआ। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, बताओ। या फिर क्या हुआ? उन्हें चारों ओर जय को सुनाई दिया। ये सही है? नहीं, बताओ, सोचो। नश्वरता का बोध नहीं, उनका अहंकार नष्ट हो गया। क्या हुआ था? असाध्य वीणा का संगीत सुनते ही किसका अहंकार नष्ट हो गया? राजा का अहंकार नष्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप,
उत्साह नामक निबंध के आधार पर बताइए कि दुख के वर्ग में जो स्थान किसका है, वे का है, वे स्थान आनंद के वर्ग में किसका है बताओ। हास्य, उत्साह, करुणा, प्रेम, तो किसका है, उत्साह का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि मेजर ग्रीस नेगी लतिका को मेन ईटर ऑफ कुमाऊं कहकर क्यों संबोधित करता है बताओ। उसके हिंसक स्वभाव के कारण, उसकी बहादुरी के कारण, शिकार में उसकी रुचि के कारण, या उसे चिढ़ाने के लिए। तो उसे चिढ़ाने के लिए। ठीक है। ये कहानी शायद इस बार हट गई है। जो चीज़ हटी है उस पर तो हम ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, जैसे किस किताबों का क्वेश्चन है तो उन्हें हम नहीं देखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है बताओ। व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि नहीं है। भाषा संसर्ग विधि उपयुक्त है, अनुकरणात्मक विधि ये उपयुक्त नहीं है। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है। निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की है, आगमन विधि भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है बताओ। इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है, हर्बर्टीय है तो हर्बर्ट तो है ही, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है ना। कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर है, ये ध्यान रखना क्योंकि कई बार पूरा नाम भी आ जाता है। इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, सही बात है। ये विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है, ये बात भी सही है। ये विधि बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित है, ये बात गलत है। तो गलत ही पूछ रहा है तो गलत है। तो बौद्ध स्तर मॉरिसन ने दिया था। किसने दिया था, मॉरिसन। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन रीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी वापस आ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निगमन विधि का सिद्धांत है विशेष से विशेष, या सामान्य से विशेष, या विशेष से सामान्य। क्या है, सामान्य से विशेष। अगला क्वेश्चन देखो, साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था। फ्रोबेल, मोंटेसरी, हर्बर्ट, मिस पारखास्ट। तो साहचर्य विधि मोंटेसरी ने किया था। इस बार शायद रीट में ये क्वेश्चन आया था और पहले आंसर इसका कुछ और माना था, बाद में कुछ और मान लिया था, है ना। बाकी मोंटेसरी सही है। ठीक है। मिस पारखास्ट की तो वो डाल्टन विधि थी। कौन सी थी, डाल्टन विधि थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सही सुमेलित कीजिए। गद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण में क्या होता है, मौन वाचन होता है। क्या होता है, गद्य शिक्षण में मौन वाचन। रचना शिक्षण में क्या होता है, संवाद लेखन। रचना शिक्षण में क्या होता है, संवाद लेखन। ठीक है। और व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की है, और पद्य शिक्षण में रसास्वादन होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। ये क्या ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए मेरा जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ और उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अगला क्वेश्चन, इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है बताओ। प्रथम, तृतीय, षष्ठम, चतुर्थ। तो चतुर्थ। तो इकाई विधि है किसकी, मॉरिसन की। किसकी है, मॉरिसन की है, जिन्होंने शिक्षण का बौद्ध स्तर दिया था। ठीक है ना, वही मॉरिसन। मुझे आप बताना इकाई विधि में कुल सोपान कितने हैं, देखते हैं आपको कितना नॉलेज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिकाल खंड योजना किस विधि का विभाजन है। ये क्वेश्चन हो गया था डिलीट, डिलीट पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, या हार्वर्ड विश्वविद्यालय। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। किसने किया था, एक था मिशिगन। कौन था, मिशिगन। और एक था हार्वे। मिशिगन और हार्वे ने किसका प्रयोग किया था, दल शिक्षण का। ठीक है। और 1955 में किया था दल शिक्षण विधि का, कहाँ पर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, मिशिगन और हार्वे ने, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भाषा संसर्ग विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाले कथन को छांटिए। मतलब गलत पूछ रहा है ना। अब देखो, इस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है, ये बात तो सही है। इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न दिया जाकर व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, ये बात भी सही है। इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न दिया जाकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, नहीं नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि इसमें कौन सा ज्ञान दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, सैद्धांतिक नहीं। अगला देखो, इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग सिखाया जाता है, एकदम सही बात है। तो इम्पोर्टेंट है ये सारे कथन, ध्यान रखना। आगे आने वाले एग्जामों में ये और आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कई बार कि हम सोचते हैं कि ये तो क्वेश्चन आ गया, अब क्या आएगा। जो आए हुए क्वेश्चन है ना, वही बार बार वापस आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि उसे जहाँ कम मेहनत करनी पड़े, वो क्या है, उन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन बना देता है। अगला क्वेश्चन, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है। आसान सा क्वेश्चन है, बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन। ठीक है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया था, आप कमेंट करके बताना, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाध्य मानी जाती है, यानी खर्चीली विधि है, बताओ। सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि या अनुकरण विधि। तो भाषा शिक्षण यंत्र विधि, यंत्र लाओगे तो पैसे तो लगेंगे ना, वो चीज़। अब देखो परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में वापस आ सकती है, इसलिए इसे थोड़ा गौर से देखें। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है। क्या है सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन? नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह परिभाषा किसकी बताओ? तो है किसकी? एलन और यू की। ये 2-3 बार परिभाषा आ चुकी है सीटेट एचटेट आदि में, तो याद रखें। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है, ये ध्यान रख लेना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? सकारात्मक सिर हिलाना, ठीक है ना। सकारात्मक शाब्दिक, शाब्दिक तो हो ही नहीं सकता, सकारात्मक अशाब्दिक, ये सही है। सकारात्मक तो है सहमति, तो सकारात्मक। सिर हिलाना अशाब्दिक, क्यों सिर हिलाते तो शब्द तो आते नहीं है, तो इशारा है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? बताओ बताओ। उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, श्यामपट लेखन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या प्रस्तावना कौशल। तो सही आंसर है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसमें क्या आता है? संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, श्रवण पठन लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? बताओ बताओ। 4 कौशल है ना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, SBPL, सुनना बोलना पढ़ना लिखना है ना, ये कर्म है, ठीक है ना, कर्म भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो ये कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, किसमें? कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं करना जो मिलकर एक इकाई बन जाए। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? बताओ। इकाई, इकाई से तो इकाई योजना होगा ना। सीतावाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री? बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। सर्वे, कौन सी सामग्री है? सर्वे। निम्न में से, थोड़ा इसको इधर खिसका देते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताओ। ये पूरा क्वेश्चन आ गया सामने। विश्वसनीयता, इसका अर्थ क्या होता है? छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो, द पुनः मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान हो। कितनी बार आप मूल्यांकन कर लो, हर बार अंक समान ही होंगे, रीचेकिंग समझ लो, ये एकदम सही बात है, ये गलत पूछ रहा है, ठीक है। वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं? परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता हो, ये बात भी एकदम सही है। विभेदीकरण किसे कहते हैं? मूल्यांकन सक्षम और असक्षम छात्र में भेद करने का सामर्थ्य रखता हो, ये बात भी सही है, तो ये गलत हो गया। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। वैधता, परीक्षक की रुचि, भावना, दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता, यह नहीं है। ये तो वस्तुनिष्ठता की परिभाषा है, लेकिन वैधता किसे कहते हैं? कि जिस उद्देश्य के लिए जो कार्य बना है उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है ना, उसे वैधता कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको जो संधि पढ़ाने के लिए कोई उद्देश्य निश्चित किया गया है और पूर्ति समाज की कर रहा है, तो ये वैधता नहीं है, ठीक है ना। जिस उद्देश्य के लिए जो चीज़ बनाई गई है उस उद्देश्य की पूर्ति होना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 134 नंबर, 135 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। बताओ, क्या विशेषता नहीं है? विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास, ये तो है। विद्यार्थियों को परीक्षा के भेद से मुक्त करना, ये भी सीसी की विशेषता है। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में सहायक, ये भी है। विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करना, यह नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? किसके द्वारा? ब्लूम द्वारा। मूल्यांकन शिक्षण आयाम ब्लूम द्वारा। शिक्षण उद्देश्य पूछ ले तो ये भी ब्लूम का ही दिया हुआ है। कौन सा उद्देश्य? शिक्षण उद्देश्य पूछ लेना तो ये भी ब्लूम साहब ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताओ। ए, कंठ्य ध्वनि है, सही है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये आता नहीं पहले। स्वर अघोष ध्वनियाँ होती है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। सभी स्वर क्या है? घोष है। सभी स्वर घोष प्लस क्या है? अल्प प्राण, क्या है? अल्प प्राण, ये ध्यान रखना, ये पंक्ति कई बार आती है। सभी स्वर घोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उ ओष्ठीय ध्वनि, एकदम सही बात है। उपपद्मान्य नाम ओष्ठा, ऐसा करके संस्कृत में श्लोक आता है। के स्पर्शीय व्यंजन है, के से मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ दंत्य हैं? बताओ।
तथा स ये भी नहीं है। दंत्य का एक वो सूत्र है ना, ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता, तो ये हो गया तथा और स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, बताओ। मुख, ये तत्सम है। मुख का तद्भव होता है मुंह। हाथ तद्भव है, इसका तत्सम होता है हस्त। कान तद्भव है, इसका तत्सम होता है कर्ण। दांत तद्भव है, इसका तत्सम होता है दंत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है, बताओ। एक भी तत्सम शब्द नहीं है। इष्टिका, समश्रु, ये तो है। ईंट, अच्छा ये है। इष्टिका का ईंट हो गया, समश्रु का मूछ हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो उर्दू शब्द अरबी भाषा का है या तुर्की का या फारसी का? तो किसका है? तुर्की भाषा का। हमारी हिंदी है ना, वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी है ना, किसका है? फारसी भाषा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, बताओ। मयूर, काक, उल्लुक, कोयल। आसान सा क्वेश्चन है, बताओ। तद्भव हो जाए तो कोयल। कोयल का तत्सम क्या होता है? कोकिल। क्या होता है? कोकिल। ठीक है। मयूर का तद्भव होता है मोर। काक का कौवा, उल्लुक का उल्लू होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? विदेशी मूल का नहीं है। किताब विदेशी है, मेहमान विदेशी है, मरीज भी विदेशी है, लेकिन पानी विदेशी नहीं है। किताब, मेहमान और मरीज सारे विदेशी है, लेकिन पानी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आज एक पेपर पूरा कर लेंगे, उसके बाद क्या अगला पेपर शुरू करेंगे सीधा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज, कठपुतली, मेला, पोटली या रेवड़। तो रेवड़ देशज शब्द है। ठीक है ना। मैंने गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन, नहीं पढ़ लिया था, ये देशज शब्द पूछ रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना आप, 99% केस में जहाँ ड़े आ जाए ना, वो शब्द क्या होता है? देशज होता है। ध्यान रखना, 99 बोल रहा हूँ, 100% नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताओ। बूढ़ा, ये तो भाववाचक नहीं। बच्चा, यौवन, ये भाववाचक है। बूढ़ा को होता है ना तो भाववाचक, जब बच्चे से बचपन बनता है भाववाचक, लड़का से लड़कपन होता है भाववाचक, लेकिन ये यौवन है, युवा से यौवन बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बताओ। अच्छा, धोखा, प्रथम, अनेक विशेषण नहीं है। क्या है? धोखा विशेषण नहीं है। धोखा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। अच्छा आदमी, हाँ हो गया ना विशेषण। अनेक आदमी, प्रथम आदमी, जैसे कुछ भी आप छोड़ लो हो जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पढ़ना, खाना, देखना, रोना। तो रोना अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है, मतलब पूर्वकालिक। वह कल गया, इसमें तो कहीं नहीं दिख रही है। मालिक ने चौकीदार से फाटक खुलवाया, इसमें भी नहीं दिख रही है पूर्वकालिक। बालक पढ़कर सो गया, ये देखो पहला पढ़ा फिर सोया, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 3 नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा शब्द भेद अव्यय कहलाता है, बताओ। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो क्या कहलाता है अव्यय? क्रिया विशेषण। अब ये 4 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं 5 भी है। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विषमयादि बोधक है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक नहीं है, बताओ। परंतु है, इसलिए है, एवं है, सामने या नहीं। तो सामने क्या है? संबंध बोधक शब्द है। सामने क्या है? संबंध बोधक शब्द है। जैसे क्या ना, घर के सामने, तो संबंध बता रहा ना, तो ये संबंध बोधक है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, 2016 का सेकंड ग्रेड का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 2018 में 3 पेपर हुए थे सेकंड ग्रेड के, सामान्य शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और स्पेशल एजुकेशन। 3 पेपर तो ये बचे हैं, और 2022 की भर्ती में 2 पेपर हुए थे, एक सामान्य शिक्षा का और एक संस्कृत एजुकेशन का। ये 5 पेपर सेकंड ग्रेड के हम और देखेंगे, और मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड के पेपर सबको देखना चाहिए। सेकंड ग्रेड वालों को तो अनिवार्य रूप से देखना चाहिए, और रही बात फर्स्ट ग्रेड वालों को भी देखना चाहिए, क्योंकि शिक्षण विधियों को छोड़ के करीब करीब सारा सिलेबस फर्स्ट ग्रेड में है। और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को भी देखना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसमें हैं। मैंने इन पेपरों में देखो एक एक पेपर पे एक एक 2 दिन तक मेहनत की है, वो थोड़ा बीच में बिजी हो गया था तो आ नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।